हेलो गाइज, इस वीडियो में हम गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और इसका कहाँ पे यूज होता है और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं और इसको कैसे यूज करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर गॉस एलिमिनेशन मेथड की बात करें तो ये एक टूल होता है जिससे कि हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इस मेथड को यूज करके आप किसी भी लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर लीनियर इक्वेशन के सिस्टम की बात करें, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, तो ये लीनियर इक्वेशंस का एक ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे अननोन्स होते हैं। इसको हम रो रिडक्शन एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं, जो कि लीनियर इक्वेशन के सिस्टम्स को सॉल्व करने में यूज होता है। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड को रो रिडक्शन एल्गोरिथम के नाम से भी जाना जाता है। और इस मेथड को यूज करके हम किसी भी मैट्रिक्स के रैंक को पता कर सकते हैं, उस किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स को निकाल सकते हैं और इनवर्टिबल मैट्रिक्स के इन्वर्स को भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप ये रैंक क्या होती है किसी मैट्रिक्स को, अगर वो जानना हो तो जैसे कोई मैट्रिक्स है ना, मान लो 3x3 की मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक 3 हो जाएगी। बट मान लो अगर 2x3 की मैट्रिक्स है या 2x2 की मैट्रिक्स है तो इसमें जो भी मतलब मिनिमम नंबर्स होता है, ये पहला जो नंबर होता है रो को डिनोट करता है, दूसरा नंबर कॉलम को। तो जो मिनिमम नंबर होता है रो और कॉलम में उसको हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स करते हैं। इसको ऐसे रो से डिनोट करते हैं ना, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है तो इसका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स रो ए के नाम से लिखते हैं। उसी तरीके से इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की अगर बात किया जाए तो कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कहलाती है अगर वो, मान लो एक मैट्रिक्स ये है, वो इन्वर्टिबल तब कहलाएगी जब कोई भी मैट्रिक्स बी ऐसी एग्जिस्ट करती हो कि ए बी इंटू बी ए, मतलब ए मल्टीप्लाइड बी मल्टीप्लाइड ए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो। जब भी ये कंडीशंस होती है तो उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें कि बी इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए कहलाती है। और अगर कोई भी सिस्टम्स, मतलब लीनियर इक्वेशन का सिस्टम्स है तो उसके सॉल्यूशंस कैसे कितने एग्जिस्ट करते हैं वो होता है। अगर उसकी बारे में बात करें तो अगर कोई भी सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन है तो उसके अगर जीरो सॉल्यूशंस है तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। अगर उसके एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट सिस्टम कहलाता है। और अगर मल्टीपल या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस अगर किसी भी सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के एग्जिस्ट करते हैं तो वो कंसिस्टेंट डिपेंडेंट सिस्टम कहलाता है। गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज करने में ये स्टेप्स होते हैं जिससे कि हम निकालते हैं। तो जब भी हमारा कोई भी सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस दिया गया है, सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है ax + by + c = मतलब सम कांस्टेंट d के टर्म में, तो जो भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट होते हैं उन कोएफिशिएंट्स को यूज करके हम एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स सबसे पहले बनाते हैं, है ना। जिसमें x का टर्म, मतलब ये जैसे ये लिया तो कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, पहले इस वाले रो में x, मतलब इस वाले कॉलम में x, यहाँ पे y, यहाँ पे z, ऐसे एक इक्वेशन लिख लिया। तो और फिर दूसरा इक्वेशन में भी x y z का कुछ कोएफिशिएंट होगा तो यहाँ लिख दिया। तीसरी इक्वेशन में भी x y z तीनों के कोएफिशिएंट को यहाँ पे ऐसे लिख दिया, है ना। तो ये जो मैट्रिक्स बनती है ये हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई। अब दूसरे स्टेप में इस कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स को, मतलब इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि अभी आगे पढ़ेंगे कि इसमें जो अपना कांस्टेंट टर्म होता है इक्वेशंस में, जैसे डी वाले के प्लेस पे, है ना, ax + by प्लस, है ना, +c = d, ऐसा रहता है ना कांस्टेंट, इस फॉर्म में इक्वेशन रहती है। तो यहाँ पे जो डी वाला टर्म होता है उसको एक लाइन करके यहाँ पे वो इस इक्वेशन का डी, दूसरे इक्वेशन का डी, फिर तीसरे इक्वेशन का डी, है ना, ये यहाँ पे तीनों लिख देते हैं। तो इस तरीके से जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर हमें कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होती हैं जो कि इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में परफॉर्म करती है, हमारा तीसरा स्टेप होता है। तो ऑपरेशंस क्या क्या होती हैं, आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के किसी भी दो रोज को, आप ये याद रखना यहाँ पे, मतलब माइंड करना कि हमें रो में ही ऑपरेशन करना, कॉलम में कभी ऑपरेशन नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना, है ना।
तो आप रोज को स्वैप कर सकते हैं, एक दूसरे को बदल सकते हैं, मतलब इधर करो उधर का उधर, मतलब इस रो को इधर कर सकते हैं, उस रो को इधर कर सकते हैं, ऐसे स्वैप कर सकते हैं। स्वैप का जो करने का सिंबल होता है वो ऐसे होता है। उसी तरीके से किसी भी रो को आप एक नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रो को नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और किसी भी रो के मतलब किसी भी रो को किसी नंबर से, किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके किसी रो में ऐड भी कर सकते हैं। ऐड द मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो, किसी रो के मल्टीपल्स को, मतलब उसमें किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके किसी रो में ऐड कर सकते हैं। तो ये 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होते हैं जो कि आपको परफॉर्म करना होता है। इसको परफॉर्म करते हुए आपके पास जो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है उसको रो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ये हमारा फाइनल टारगेट होता है जब भी हम गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। तो रो एक्लॉन फॉर्म क्या होता है, यहाँ के लिए मानते हैं कि अपना जो ये ax + by + c z = d वाला जो इक्वेशन है उसको ax + b के फॉर्म में है। ये क्या हो गया हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x में वेरिएबल्स का मैट्रिक्स मतलब x y z हो जाएगा, b अपना कांस्टेंट का मैट्रिक्स। तो ax + by के फॉर्म में अपना जो सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन है, इक्वेशन के सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जैसे यहाँ पे हमने देखा कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एक लाइन और उसके बाद जो अपना कांस्टेंट वाला टर्म का होता है, कहीं कांस्टेंट का मैट्रिक्स वो लिख देते हैं, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख दिया। अब रो एक्लॉन फॉर्म जो होगा मैट्रिक्स का एक डैश या बी, मतलब ए डैश और बी डैश के फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे ए डैश मतलब वो कब मिलेगा, जब आप ये ऑपरेशन करोगे। तो एक्लॉन फॉर्म तब एग्जिस्ट करती है जब हमारा ए डैश एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि मान लो ये मैट्रिक्स है ना, इधर डायगोनल वाला एलिमेंट होता है, तो इधर के सारे एलिमेंट 0 होंगे। ए मतलब ये ए डैश जो है वो ए डैश मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ith रो और jth कॉलम का। आई मतलब आई का जो होता है रो होता है, जे मतलब कॉलम होता है। तो ith रो jth कॉलम का एलिमेंट जो होगा वो 0 होगा फॉर i > j। तो i > j मतलब यहाँ तो a i j दोनों बराबर होगा, यहाँ पे 2,1 होगा, यहाँ 3,1, यहाँ पे 3,2। तो ये इधर के जो एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे, है ना। फॉर i > j i मतलब a डैश i j 0 होगा था। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जब कन्वर्ट हो जाए और एनी 0 रोज अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, और जो मैट्रिक्स का बॉटम होगा वहाँ पे एक 0 रो है, मतलब जिसके एलिमेंट सारे 0 हों। एंड फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री एनी रो, और कोई भी आप रो करो, कोई भी रो आप अगर लेते हो तो उसका जो नॉन जीरो एंट्री होगी, नॉन जीरो एलिमेंट होगा, वो उसके ऊपर जो रे एग्जिस्ट करती है। जैसे आप थर्ड रो लिए तो सेकंड रो मतलब उसके ऊपर जो रे एग्जिस्ट करती है वो उसके राइट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे 0 आया और यहाँ पे दूसरा टर्म क्या हुआ 1 है, तो ये सेकंड हुआ। अब यहाँ पे ऑगमेंटेड ये रो एक्लॉन फॉर्म में तब होगी जब यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे 0। तो जब भी कोई आप रो अगर लेते हो तो उसके ऊपर वाले रो में जो नॉन जीरो एलिमेंट होता है ना, फर्स्ट नॉन जीरो रो में फर्स्ट नॉन जीरो जो एलिमेंट होगा वो उसके मतलब उसके राइट साइड में होना चाहिए। मतलब नीचे वाले रो में नॉन जीरो एंट्री इसके राइट में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है, ये नॉन जीरो एंट्री हो, तो यहाँ पे जो नॉन जीरो एंट्री होगी वो इसके राइट में ही होना चाहिए, यहाँ तक 0 ही होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तो वो मैट्रिक्स को हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो रो एक्लॉन फॉर्म में मैट्रिक्स कन्वर्ट हो चुकी है। और फिर हम जो भी कॉरस्पॉन्डिंग x y z के वेरिएबल्स होते हैं उसके कोएफिशिएंट को मतलब कंपेयर करते हैं और उसके बाद हम उसके सॉल्यूशंस को निकालते हैं। और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट उसी मैट्रिक्स का मान लो 1 हो गया, इक्वल टू 1 हो गया, लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब किसी रो का जो सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट होता है, किसी भी रो का सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट होता है उसको लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो वो चीज़ अगर 1 है तो इस तरीके से जो मैट्रिक्स मिलती है उसको रिड्यूस रो इक्लेन फॉर्म मैट्रिक्स का बोलते हैं। यहाँ पे इक्लेन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स हो गया रो इक्लेन फॉर्म, और इसको रिड्यूस रो इक्लेन फॉर्म, जबकि जब उसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो जाए तो उसको
रिड्यूस रो इक्लॉन फॉर्म बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया। ये चीज़ आपको शायद समझ में आ गया होगा ना कि आप जैसे 3-4 रो, मतलब यहाँ पे है मान लो 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, तो कोई भी रो आप कंसीडर करते हो तो उसमें जो नॉन जीरो एंट्री होगी उसके ऊपर जो रो होगा उसमें जो नॉन जीरो एंट्री होगी उसके राइट साइड में इसमें नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए, उसके पहले सारा जीरो होना चाहिए। इस तरीके से आपको मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आगे हम बताते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ही समझ लो। तो ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लो एक एग्जाम्पल है अपना, तो इसमें सबसे पहले हमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना हो तो ये आ गया। उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसके जो कोएफिशिएंट थे इधर वाले 1 0 5 0 5 1, इसको इधर लिख लिया। अब इसमें आपको ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। जब आप ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको मैट्रिक्स इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसमें आप देखो, आप मान लो थर्ड रो लेते हो। थर्ड रो में पहला जो नॉन जीरो एंट्री है, यहाँ पे ऐसे रहेगा। थर्ड रो में जो नॉन जीरो एंट्री हो 10 है, और इसके ऊपर जो मतलब 10 है, अभी इसके ऊपर जो रो है वहाँ पे नॉन जीरो एंट्री 1 है। तो ये यहाँ की नॉन जीरो एंट्री जो सेकंड रो, उसके ऊपर वाली रो की जो नॉन जीरो एंट्री के हमेशा राइट साइड में होती है। तो ये स्टेटमेंट जो वो बोल रहा है ना, ये वाला स्टेटमेंट, उसका मतलब यही हुआ है ना कि जो नॉन जीरो एंट्री किसी भी रो होगी उसके ऊपर जो रो होगी उसके नॉन जीरो एंट्री के हमेशा राइट में होगी। अब दूसरे रो को आप लेते हो तो यहाँ पे नॉन जीरो एंट्री ये है, तो यहाँ पे नॉन जीरो एंट्री उससे राइट में ही होगी। और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ। चूँकि ये डायगोनल एलिमेंट आप मानोगे तो इधर के मतलब ये कौन सा एलिमेंट हुआ, ये A2,1 हुआ, A3,1, A3,2। तो जहाँ जहाँ i ग्रेटर देन j है वो सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। तो इस आपको ये जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होते हैं उस ऑपरेशन को करते हुए जो मैट्रिक्स है उसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें ये एक्लॉन फॉर्म ऑफ दी रो, एक्लॉन फॉर्म ऑफ दी मैट्रिक्स होती है। जब ये हो जाती है तो आप इसको, जैसे ये x y z है, कोएफिशिएंट है, इधर जीरो आ गया d का, तो इसको सब आप बेसिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दोगे तो आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। इसके वजह से यहाँ पे 10z = 10 आ जाएगा, z = 1 आ जाएगा। यहाँ पे yz बचा है तो z की वैल्यू फिर इसमें पुट करोगे तो y मिल जाएगा। फिर इसमें y ये वाले से इक्वेशन जो लिखोगे उसमें yz की वैल्यू पुट कर दो तो x की वैल्यू, तो इसलिए इस तरीके से हमें x, y और z है तीनों की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो ये अपना हो गया। ओके, सो ये हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड था। इस तरीके से हम बहुत सारे और भी टेक्निक्स को वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।